हेलो फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी आ जाइए बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चे। आज हम देखने जा रहे हैं उनका को करिकुलम सब्जेक्ट का कोर्स है। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों का है। ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो। आपको ये कोर्स कंपलसरी होता है। इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। बस इसमें नंबर नहीं जोड़ते, बस इसके पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पहले वीडियो में दे दी थी कि फुल डिटेल इस कोर्स के बारे में क्या है, कैसे नहीं है ना। इसका पूरा रिव्यू भी करा दिया था और आपको इसका पूरा सिलेबस भी बता दिया था मैंने आपको पहली वीडियो में। तो आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं। इसकी 4 यूनिट है टोटल, बता दिया था मैंने आपको पहले। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट देखेंगे इसकी। हमारे पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो आज हम इसकी देखेंगे फर्स्ट यूनिट। ठीक है, ये रही, देख सकते हैं आप इसकी फर्स्ट यूनिट, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट पूरी करा देंगे। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको 100 के आंसर देना होता है। मल्टीपल चॉइस होते हैं उनमें तो खैर आपको, और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। तो आपको 100 पूरे अटैम्प्ट करके आने हैं क्वेश्चन। ये रहा आपका। अब हम दिखा देते हैं आपको। और एक बात बता दूं, आप ये कर लेंगे, आपको और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई वीडियो या कोई मॉडल या कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ लीजिए, इनफ है। पासिंग मार्क्स से लाने होते हैं। मैंने 20 से ही पढ़ा था, आप 20 से पढ़ लीजिए। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही आ जाते हैं, है ना। तो इससे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं, आराम से हो जाता है। आराम से पढ़ लीजिए बस आप इसको। मैं आपको बोल के बताती रहूँगी। बस आपको करना क्या है, इसे आराम से रीड लगा लीजिए, जो भी मर्जी जैसे भी कर लीजिए, आराम से बस इसे सुन लीजिए। मैं आपको इसका बोल कर एक एक क्वेश्चन बताती रहूँगी, है ना। कि इतने हैं इसके, 74 है फर्स्ट यूनिट में। तो एक एक बोल के मैं बताती रहूँगी, आप इसे आराम से सुन लीजिए, सुनते रहिए, आपके याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखिए, सब आपके याद हो जाएंगे। दोबारा देखने की आपको कोई ज़रूरत पड़ने की नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आहार से आशय, पहले मैं दिखाई देती हूँ पहले मैं आपको ढंग से। ये रहा, देखो, आहार एवं पोषण की अवधारणा। ये यूनिट फर्स्ट है। इसमें पहले ही थोड़ी दे रखी है, कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं इसके डायरेक्ट आपको मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि आने तो वही हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा इतना पढ़ के। ये देखिए, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले इसमें कुछ कारक बता रखे हैं, मतलब जो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। क्रियाशीलता, आयु, मतलब हर आयु के अनुसार अलग अलग की इतने कैलोरी भोजन लेना चाहिए, और वृद्धों को इतने, बालकों को इतने लेना चाहिए। क्रियाशीलता मतलब जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन का, मतलब कैलोरी वाला भोजन लेना चाहिए। जो कम काम करता है उसके हिसाब से लिंग के आधार पर इन्होंने कर रखा है। पुरुषों को ज़्यादा, स्त्री को कम। स्वास्थ्य के आधार पर, जलवायु तथा मौसम के आधार पर, विशेष शारीरिक अवस्था, तो ये इनके आधार पर संतुलित आहार, मतलब ये संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। पोषण के इसमें दे रखा है, पोषण के रूप कौन से हैं। पोषण का उचित पोषण, अधिक पोषण का अर्थ क्या है, आहार नियोजन, ये पूरा सारा दे रखा है। अगर आप चाहें तो इसे देख लेना। मैं आपको इसके साथ मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। ये अच्छा है, इसमें से ही आ जाता है आपका सब। आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने बहुविकल्प क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आहार से आशय है। आहार से क्या आशय है, जो व्यक्ति खाता या पीता है, जो पचाया जा सके, जो शारीरिक वृद्धि या विकास में सहायक हो, ये सभी। सेकंड आ जाता है हमारा प्रतिरक्षा वर्धक उपायों में शामिल है। क्या शामिल है, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना और अच्छी नींद लेना। दुर्लभ प्रतिरक्षा के लक्षण हैं, पूरे समय थका हुआ महसूस करना, और दुर्लभ प्रतिरक्षा मतलब कम इम्यूनिटी शक्ति के, मतलब जो लोग कम काम कर सके उनके क्या लक्षण है, पूरे दिन तो वो थका हुआ महसूस करता है, एलर्जी की शिकायत होती है, बार बार बीमार पड़ना, ये सारे दुर्लभ प्रतिरक्षा के लक्षण हैं। भोज्य पदार्थों का आवश्यक गुण क्या है, मतलब भोज्य पदार्थों में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो भोज्य पदार्थों के तत्व पाचन रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता एवं क्षमता रखते हैं। सेकंड, भोज्य पदार्थों में तत्व पाचन एंजाइम्स द्वारा विखंडित होने की क्षमता रखते हैं। सी, भोज्य पदार्थ शरीर की पोषित करने की योग्यता रखते हैं। तो इसका आ जाएगा ये सभी गुण पाए जाते हैं।
फिर आ जाता है हमारा 5th, आहार ग्रहण करने उसके पचने तथा पोषण तत्वों के अवशोषण का परिणाम होता है। क्या होता है? व्यक्ति का पोषण होना। फिर आ जाता है का अर्थपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण से है। तो स्वास्थ्य का अर्थपूर्ण शारीरिक व सामाजिक कल्याण से है। फिर 7th, संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक तत्व जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? ऊर्जादायक, सुरक्षात्मक या शरीर निर्माणक। तो ये आ जाएंगे सभी। पोषण विज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? शरीर के पोषण तत्वों के उपयोग से और शरीर के पोषण तत्वों की क्रियाशीलता से, इन दोनों से। ठीक है। 9th आ जाता है संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में हो, उचित साधन से प्राप्त हो और दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार हो। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा होती है, किसकी होती है? विटामिन और खनिज लवणों की, प्रोटीन की और कार्बोज तथा वसा की। फिर आ जाता है हमारा 11th, संतुलित आहार लेना आवश्यक है क्योंकि इसमें भोजन संबंधित आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। 12, संतुलित आहार के लिए आवश्यक है कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हों। 13, पोषण विज्ञान की मान्यता है प्रत्येक व्यक्ति की पोषण संबंधित आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। 14, पोषक तत्वों का कार्य है। क्या कार्य है? शरीर निर्माण व ऊर्जा प्रदान करना और शरीर की सुरक्षा संबंधित कार्य। 15, वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्वों सही अनुपात में हो कहलाते हैं। क्या कहलाता है? संतुलित आहार। 16, अपोषण या कुपोषण का रूप हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्पोषण या अपोषण, सेकंड आवश्यकता से अधिक अथवा असंतुलित पोषण। आगे बढ़ते हैं। 17, इसमें आ जाता है हर प्रकार का कुपोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य व शारीरिक विकास पर प्रतिकूल तथा हानिकारक प्रभाव डालता है। 18, उस पोषण प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें आहार के सभी कार्य एवं उद्देश्य सुचारू रूप से पूर्ण रहते हैं? उचित या सामान्य पोषण कहते हैं उसे। उचित या सामान्य पोषण की दशा में शरीर की समस्त कोशिकाओं का उचित पोषण होता है, शरीर की समस्त ग्रंथियों में रसों का उचित निर्माण एवं स्त्रावन होता है। सी, शरीर की आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शारीरिक क्रियाओं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। तो ये सभी आ जाएगा। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 20, उचित पोषण का परिणाम होता है शरीर जो हमारा शारीरिक वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में सही होता है। बी, शरीर के कंकाल तथा मांसपेशियों का उचित विकास होता है। सी, शरीर में आँखों में एक प्रकार की चमक होती है तथा बाल चिकने, चमकीले तथा मुलायम होते हैं। ये उचित पोषण के लक्षण हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 21, उचित पोषण का लक्षण या परिणाम नहीं होता है शरीर की लंबी तथा सीधी अस्थियों में झुकाव होना, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे या काले निशान दिखाई देना, त्वचा के नीचे वसा की तह का अभाव। ये उपयुक्त सभी लक्षण हो जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा 22, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं आयु, शारीरिक क्रिया, धर्म और सांस्कृतिक स्वरूप और व्यक्ति की पसंद नापसंद। ये तीनों प्रभाव डालते हैं। फिर आ जाएगा 23, कुपोषण का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कुपोषण का प्रभाव ये होता है कि दोषपूर्ण शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक अपंगता होती है और मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो ये सभी हैं। अपोषण या अल्पोषण की स्थिति में व्यक्ति के शरीर का विकास एवं वृद्धि सुचारू नहीं होते हैं, शरीर का समुचित रखरखाव नहीं हो पाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सभी आ जाएगा इसका। फिर आ जाता है हमारा 25, अल्प पोषण का लक्षण या परिणाम होता है। क्या होता है? व्यक्ति का वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में कम होना, शारीरिक व्यक्ति का हाश होना या दुर्बलता, मांसपेशियों का गठन कमजोर होना और डी, ये सभी लक्षण का परिणाम है। मतलब ये सभी लक्षण अल्प पोषण के लक्षण का परिणाम है।
फिर आ जाता है हमारा 26, अल्प पोषण का व्यक्ति की त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। त्वचा की स्वाभाविक सुंदरता तथा कोमलता नष्ट हो जाती है, त्वचा खुरदरी व रुखी हो जाती है अल्प पोषण के कारण। अपोषण या अल्प पोषण का व्यक्ति के बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालों की जो चमक होती है वो कम होने लगती है, टूटने लगते हैं और वृद्धि रुक जाती है। फिर आ जाता है हमारा 28, अपोषण या अल्प पोषण का व्यक्ति के पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम तथा रस समुचित मात्रा में नहीं बनते, पाचन तंत्र का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है और आहार का पाचन एवं शोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। ये सभी प्रभाव पड़ते हैं अल्प पोषण से व्यक्ति के पाचन तंत्र पर। फिर आ जाता है हमारा 30, व्यक्ति एवं परिवार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए आवश्यक है आहार नियोजन करना। 31, उत्तम आहार नियोजन से आशय है परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित, उपयुक्त, रुचि के अनुसार व स्वादिष्ट आहार उपलब्ध कराना। ये आहार नियोजन का आशय है। फिर आ जाता है हमारा 32, आहार नियोजन के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? आहार नियोजन विज्ञान एवं कला दोनों है। 33, आहार आयोजन महत्वपूर्ण है। किसके लिए? आहार की पौष्टिक उपयुक्तता के लिए। आहार आयोजन के सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? भिन्नता, लचीलापन और आर्थिक स्थिति, ये तीनों है। 35, वर्तमान समय में कोई गृहिणी आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है वह विज्ञान एवं पाकशाला की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त कर। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 36, परिवार के सभी सदस्यों के लिए आहार नियोजन के लिए आवश्यक है पोषक संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना। फिर आ जाता है हमारा 37, आहार आयोजन के उद्देश्य हैं संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संतुलित आहार उपलब्ध कराना, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से चुनाव करके उचित आहार का उपयोग। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। 38, आहार नियोजन करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या ध्यान रखना आवश्यक है? कि बचत के अनुसार व्यय तथा व्यय संबंधी मितव्ययता का, उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक सदुपयोग का, और सी परिवार के सदस्यों की आहार संबंधित रुचियों एवं आदतों का, कि परिवार के सदस्यों को क्या पसंद है क्या नहीं। फिर आ जाता है हमारा 39, आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है स्वादिष्ट व रोचक, पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक, विविधतापूर्ण। फिर आ जाता है हमारा 40, हमारा आहार नियोजन करने का उद्देश्य है परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समय की व्यवस्थापन और शक्ति व्यवस्थापन। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 41, आहार आयोजन की क्या महत्वपूर्ण नहीं है आहार आयोजन में? तो रसोई का प्रकार आहार आयोजन में महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये भी देख लेते हैं तो क्या महत्वपूर्ण है? रोगी की रुचि, साप्ताहिक तालिका और संतुलित आहार, ये महत्वपूर्ण है आहार आयोजन में, और महत्वपूर्ण नहीं है रसोई का प्रकार। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 42, परिवार के लिए आहार आयोजन करते समय कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? उनकी पसंद नापसंद का और उनकी पोषकीय आवश्यकताओं का। फिर आ जाता है हमारा 43, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है? क्या नहीं प्रभावित करता है? टेबल सेटिंग आहार आयोजन को प्रभावित नहीं करता, आहार नियोजन को। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 44, आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप देने का सरल उपाय है आहार तालिका तैयार करना। फिर आ जाता है 45, प्रथम आहार समूह में शामिल है। क्या शामिल है? पुदीना, मटर और हरा धनिया। पुदीना, मटर और हरा धनिया प्रथम आहार समूह में शामिल है, याद रखेंगे। 46, दूसरे आहार समूह में शामिल है संतरा, आंवला, नींबू। दूसरे आहार समूह में क्या शामिल है? संतरा, आंवला, नींबू। पहले में बताया था पुदीना, मटर और धनिया, यानी पहले में तो हरी हरी ये सारी चीजें, पुदीना, मटर और धनिया। सेकंड में संतरा, आंवला, नींबू। संतरा, आंवला, नींबू खट्टे समान है दूसरे में। पहले में हरा, सेकंड में खट्टा, तीसरे में आ जाएगा हमारा आलू तथा शकरकंद। क्या? आलू तथा शकरकंद। पहले में पुदीना, मटर, धनिया, सेकंड में संतरा, आंवला, नींबू,
थर्ड में आलू और शकरकंद। फिर फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है दूध तथा दूध से बने पदार्थ। फोर्थ में दूध तथा दूध से बने पदार्थ। फर्स्ट में आ जाएगा पुदीना, मटर, हरा धनिया। सेकंड में संतरा, आंवला, नींबू। थर्ड में आलू, शकरकंद और फोर्थ में दूध व दूध से बने पदार्थ। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है इसमें पांचवे में, तो पांचवे में है मांस, मछली, अंडा व दालें। कौन क्या है, मांस, बच्चा, अंडा, दालें यानी प्रोटीन के समान। पांचवे में प्रोटीन के समान, मांस में प्रोटीन होता है, मछली में भी, अंडे में भी और दालें में ही है, तो ये प्रोटीन से संबंधित है। तो पांचवा मांस, मछली, अंडा, दालें। छठे में आ जाएगा हमारा चावल, मक्का, बाजरा। क्या कह रही हूँ, छठे आहार समूह, ये आहार समूह की बात हो रही है, ध्यान रखना। छठे में आ जाएगा चावल, मक्का, बाजरा। क्या, चावल, मक्का, बाजरा। सातवें में आ जाएगा आपका, सातवें आहार समूह में चावल, मक्का, गेहूं के आटे की रोटियां। क्या, चावल, मक्का, गेहूं के आटे की रोटियां नहीं आएंगी। बी है आपका घी, मक्खन, तेल। तो फिफ्थवें सातवें आहार समूह में क्या आएगा, घी, मक्खन और तेल। क्या, घी, मक्खन और तेल। क्या याद रखेंगे, घी, मक्खन और तेल। पांचवी में हमने बताया था मांस, मछली, अंडा, दालें प्रोटीन से संबंधित। छठे में आ जाएगी चावल, मक्का और बाजरा। चावल, मक्का और बाजरा अन्न, ये तो अन्न है ना। 51 में आ जाएगा, मतलब सातवें में आ जाएगा आपका घी, मक्खन और तेल। घी, मक्खन और तेल सातवें में है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 52, भोजन के कार्यों को वर्गीकरण कीजिए। तो भोजन के शरीर क्रिया कार्य, क्रियात्मक कार्य, शरीर क्रियात्मक, भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य, भोजन के सामाजिक कार्य और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन के शरीर क्रियात्मक, भोजन के सामाजिक और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, तो ये सभी हो जाएंगे। भोजन का शरीर क्रियात्मक कार्य है, क्या कार्य है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं के टूट फूट के मरम्मत करना, शरीर क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना और शरीर सुरक्षित रखना। तो ये शरीर क्रियात्मक का, भोजन की शरीर क्रियात्मकता के कार्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 54, भोजन का प्रतिभोज के माध्यम से सामाजिक संबंध पुष्ट होता है। आहार की इस भूमिका को माना जाता है, क्या माना जाता है, भोजन के सामाजिक कार्य, भोजन के सामाजिक कार्य माना जाता है। फिर आ जाएगा 55, भोजन के माध्यम से संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि को माना जाता है, क्या माना जाता है, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक संबंध पुष्टि सामाजिक कार्य है भोजन के, याद रहेगा। फिर आ जाएगा 56, आहार का ऊर्जादायत्मक तत्व है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यानी इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, इनमें से कोई नहीं है। इसमें विटामिन, जल तथा खनिज लवण दे रखा है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ऊर्जा तो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा देते हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। फिर आ जाएगा भोजन पदार्थ का ऊर्जा मूल्य होता है, और इसमें ये भी दे रखा है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी वो बताइए भोजन पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है का ऊर्जा मूल्य होता है, क्या होता है, कम होता है, यानी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसका ऊर्जा मूल्य कम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बस आपके 10-15 ही बज रहे हैं, थोड़े से ही बज रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आहार के निर्माणक भोज्य तत्व है, आहार के निर्माणक भोज्य तत्व कौन कौन से हैं, प्रोटीन, जल और खनिज तत्व। कौन से हैं, प्रोटीन, जल और खनिज तत्व। फिर आ जाएगा आहार के सुरक्षात्मक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, जल और खनिज। विटामिन, प्रोटीन, जल और खनिज आहार के सुरक्षात्मक तत्व हैं। संतुलित आहार से आशय क्या, आशय व्यक्ति की आहार संबंधित समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना, ये संतुलित आहार से आशय है। फिर संतुलित आहार वह आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व विद्वान हो, वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, देखने में अच्छा हो, और ये सभी, यानी ये सभी इसमें जरूरी है संतुलित आहार में। तो एक व्यक्ति के लिए संतुलित तथा पौष्टिक आहार आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, उसको स्वस्थ बनाने रखने में, उसके वृद्धि एवं विकास हेतु और उसको क्रियाशील बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 64, संतुलित आहार ग्रहण करने से, संतुलित आहार ग्रहण करने से क्या होता है,
व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है और व्यक्ति को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 65 संतुलित आहार है सभी के लिए अलग अलग, मतलब संतुलित आहार सबके लिए अलग अलग होता है। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होता है, क्या क्या विद्यमान होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और विटामिन। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल। जल भी होता है इसमें, ठीक है। इसमें जल नहीं दे रखा, ये दे रखे हैं, ये से भी आ जाएगा। 67 संतुलित आहार प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरक्षा ही तो प्रदान करता है संतुलित आहार। रह जाता है हमारा 68 संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मात्रा तथा अनुपात में निर्भर करते हैं, क्या? उम्र, लिंग और क्रियाशीलता पर, यानी उम्र, लिंग, क्रियाशीलता के अनुसार सभी व्यक्ति का अलग अलग संतुलित आहार हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक संतुलित आहार को प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रभावित करता है? आयु या लिंग, विशेष शारीरिक अवस्था या शारीरिक गतिविधियां, तो ये तीनों प्रभावित करती हैं। आ जाएगा 70 मानव की पोषक तत्वों की आवश्यकताएं निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? लिंग, आयु, शरीर के भार व आकार पर। 71 अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में अधिक होने चाहिए, क्या होना चाहिए? ऊर्जादायक पोषक तत्व, यानी जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति होता है उसके आहार में अधिक ऊर्जादायक पोषण तत्व होने चाहिए, जिससे वो और अच्छे से काम कर सके। जब उसे ऊर्जा मिलेगी तभी तो वो और जल्दी काम कर सकेगा, मतलब जो काम ज़्यादा करता है। क्रियाशील व्यक्ति मतलब जो काम में लगा रहता है, ज़्यादा काम करता है। फिर आ जाता है 72 संतुलित आहार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वनस्पतिज व वाणिज्य भोज्य पदार्थ दोनों होना चाहिए। ये मेरे पे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, इसे आप देख लेना। वनस्पतिज व वाणिज्य पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। 73 वह स्थिति जिसमें पोषक शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है कहलाता है सुपोषण। जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार पोषण होता है, मतलब वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है वही हमारा सुपोषण कहलाता है। जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार पोषण करे वही सुपोषण होता है। भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं, क्या उपाय हैं? सस्ते व पूरक पौष्टिक आहार का बनाना, रसोई बगीचे को प्रोत्साहन और जनसंख्या नियंत्रण करना, ये तीनों रोकथाम के लिए, कुपोषण की रोकथाम के लिए उपाय हैं भारत में। तो ये आपके पूरे 74 हो गए हैं। आपकी यूनिट फर्स्ट यहीं पर कंप्लीट हो गई है, नीचे इसके आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो आपकी 74 यूनिट फर्स्ट यूनिट यहीं पर ख़त्म हो गई है। 74 इसमें पूरे बहुविकल्पीय थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अगली यूनिट सेकंड आ जाती है जिसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। इसे भी हम आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, इसमें आपको देख के तो बता देती हूँ कितने क्वेश्चन हैं। देखते हो इसमें ज़्यादा हैं, इसमें 149 है। चलो हो जाएगा, ये भी एक वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंडों के साथ जल्दी शेयर कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।